नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग की क्लासेस के अंदर भगवान बुद्ध हो गए हैं, भगवान महावीर पूरा पढ़ लिया है और 16 महाजनपद का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि 16 महाजनपद का आखिरकार विकास कैसे हुआ। इसी दौरान जब हमने विकास पढ़ा था तो हमने उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है उसको भी देखा था। उन 16 महाजनपदों की स्थिति देखी थी, कौन कहाँ पर है, कैसे उसको समझा जाता है और कैसे उसको याद किया जाता है। फिर मैंने बताया था कि अगर हम बात करें इन 16 महाजनपदों की तो 16 महाजनपद जब आप पढ़ते हो तो 16 महाजनपद में इन 16 महाजनपद में एक महाजनपद जो बाकी के महाजनपदों को अपने मिला लेगा वो कौन सा महाजनपद होगा, वो होगा मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद जो छोटा सा राज्य था वो आगे जाके इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया वो सब हमने सीखना है आज के सेशन में। और कल मैंने ये भी बता दिया था कि मगध के ऊपर कौन कौन से वंश के लोगों ने एक एक करके शासन किया है और उसको याद करने की ट्रिक जो बताई थी आपको याद होगी। हसीन माशुका, हा से हरियक होता है, सा से शिशुनाग होता है, ना से नंद होता है, मा से मौर्य होता है, सा से शुंग होता है, का से कर्ण होता है। वो सारी बातें अब तक हम लोग कर चुके हैं और आज का जो पूरा सेशन है वो किसके ऊपर आधारित है, मगध के ऊपर है। तो मगध हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सर मगध की बात करते हैं। सर मगध की अगर बात करें, सर अगर हम मगध की बात करें, ये है मगध, है ना, ये है मगध साम्राज्य है। अगर हम मगध की बात करें तो मगध पर सबसे पहले जिस वंश के लोगों ने शासन किया है वो है हर्यक वंश। नाम नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले मगध के ऊपर जिन्होंने रूल किया उसका नाम क्या है, हर्यक वंश या फिर हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी मगध पर रूल करने वाली पहली डायनेस्टी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश के जो पहले शासक हुए हैं, हर्यक वंश के जो पहले शासक हुए हैं उनका नाम है सम्राट बिंबिसार। क्या नाम है, सम्राट बिंबिसार। याद रखिएगा हर्यक वंश के जो पहले शासक हुए हैं उनका नाम क्या है, सम्राट बिंबिसार। नोट कर लीजिएगा क्या नाम है, सम्राट बिंबिसार। सम्राट बिंबिसार के बारे में कहा जाता है सम्राट बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो सबसे पहले इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। किसको, इन्होंने सबसे पहले अपनी कैपिटल बनाई थी राजगृह को। नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। याद रखिएगा राजगृह बोलिएगा तो भी सही है और राजगीर बोलिएगा तो भी सही है। इसे हमने राजगृह भी बोला है, इसको हम राजगीर के नाम से भी जानते हैं। अब राजगृह पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जहां मगध लिखा है उसी के पास में राजगीर है, ये लिखा भी हुआ ऊपर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अरे यार मिट जाओ, मिटने का नाम नहीं ले रहा है। चलो ठीक, मानेगा नहीं, कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है। अब देखो रफ कर रहा हूं तो रफ नहीं हो रहा है। ठीक, देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये है आपका राजगृह। समझ में आ रहा है, मगध की राजधानी है। जहां मगध लिखा है उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ राजगृह। अगर आप राजगृह पे ध्यान दोगे तो राजगृह की खास बात क्या है, सर राजगृह की खास बात यह है कि ये 5 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, राजगृह की खास बात यह है कि ये 5 अलग अलग पहाड़ी, 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4 पहाड़ी, 5 पहाड़ी, ये 5 अलग अलग पहाड़ी से घिरा हुआ है। और इसमें अंदर जाने केवल एक ही प्रवेश द्वार है, यहीं से आप एंट्री ले सकते हो और यहीं से आप एग्जिट ले सकते हो। और बाकी तरफ क्या है, चारों तरफ 5 तरफ हिल है, पहाड़ियां हैं। समझ में आ रहा है, चारों तरफ 5 तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं, हर तरफ पहाड़ी है, 5 तरफ से पहाड़ी घिरी हुई है। अब ऐसे में क्या होगा कि चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, है ना, और केवल अंदर जाने का केवल एक ही प्रवेश द्वार है। आपने सोचा कि हम चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जाएं और पहाड़ पे चढ़ेंगे और अंदर घुस जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हमने सेना जो है, हमने जो पहरेदार ऊपर खड़े कर रखे हैं। आप अंदर पता चला अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो, तो हम बड़ा वाला पत्थर लेके खड़े हुए, आओ ऊपर, पता चला चुप्पे चुप्पे आ रहे हो, हम देख रहे हैं आपको और देख लिया, ताड़ लिया आपको। तो जैसे ऊपर आए बड़ा वाला पत्थर लिया और खींच के मार दिया, और जैसे खींच के मारेंगे ऊपर का भद्र से क्या होगा, आपका बन जाएगा चटनी। समझ में आ गया। तो राजगृह में बिना राजा की अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के आप प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए राजगृह को क्या बोलते थे, राजगृह को बोलते थे अभेद। एक वर्ड सुना है, भेद, जिसको भेदा जा सके, जिसके अंदर जाया जा सके। कहते नहीं भेदिया मतलब अंदर चले गए, भेद। अभेद का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके। समझ में आ गई, अभेद दुर्ग कहा जाता है। याद रखिएगा, अभेद दुर्ग कहा जाता है राजगृह को, क्योंकि कोई भी इंसान जो बुद्धिमान है सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित बनाता है। बात समझ में आ गई। तो राजगृह के आगे, मगध के आगे निकलने का सबसे बड़ा कारण उनकी राजधानी भी थी। दूसरा, बिंबिसार आगे इसलिए भी निकल पाया
क्योंकि इसने देखा ये जो आसाम वाला इलाका है ना, आसाम वाले इलाके में बड़ी मात्रा में क्या पाए जा रहे थे उस समय, हाथी पाए जा रहे थे। तो जो हाथी है उस हाथी का युद्ध में इस्तेमाल भी इसी ने करवाया था, है ना। युद्ध के अंदर हाथी का इस्तेमाल करवाने वाला कौन था? बिंबिसार था। अब आपके सामने, आपके पास में अच्छे हाथी नहीं है तो भी दिक्कत है, तो उसने क्या किया कि बड़े बड़े हाथी बुला लिए, अपनी सेना में शामिल कर लिए, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में युद्ध के मैदान में हाथी का बड़ा इस्तेमाल होता था, तो बिंबिसार ने हाथी का इस्तेमाल किया। तीसरा, अगर आप ध्यान दीजिएगा मगध की लोकेशन, तो मगध सर ये है, मगध है आपका पूरा बिहार है, झारखंड है, ये वो बेल्ट है सर, ये वो बेल्ट है जहां पर आपको क्या मिलती हैं? लोहे की खदान। क्या मिलती हैं? लोहे की खदान। सर अगर आपको लोहे की खदान मिल जाएंगी तो आप यहां से क्या निकाल लोगे? लोहा निकाल लोगे। और सर एक बार अगर आपने लोहा निकाल लिया तो लोहे से क्या बन सकते हैं? लोहे से बन सकते हैं हथियार, है ना। और क्या बन सकते हैं लोहे के? और क्या बन सकते हैं? औजार। मींस आपके इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं और आपके वेपन बन सकते हैं। अब आप सोचिए कि मेरे पास में है लोहे की तलवार, आपके पास में है तांबे की तलवार, और आप मुझे यार सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप जैसे ही अपनी तांबे की तलवार लेकर आए, निकाली मैंने लोहे की तलवार और खींच के मारी, इतना तेज पड़ेगा कि आपकी तांबे की तलवार अलग हो जाएगी और आपका सर आपके धड़ से अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मॉडर्न वेपन। लोहे ने क्या किया? लोहे ने सामने वाले को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मगध को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा, अगर लोहे के औजार है तो इन औजारों का इस्तेमाल कहां पर होगा? एग्रीकल्चर में। अगर लोहे का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा कि नहीं होगा? कल सिखाया था मैंने आपको। और एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तो ट्रेड अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, लोग ज्यादा टैक्स देंगे तो राजा के पास ज्यादा पैसे होंगे, राजा के पास ज्यादा पैसे होंगे तो राजा बड़ी आर्मी रखेगा, राजा बड़ी आर्मी रखेगा तो राजा के पास में स्थिति बहुत मजबूत होगी, तो राजा इस समय ताकतवर था। इसीलिए बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने लोहे का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसके पास में ढेर सारे पैसे भी आ गए थे, जिससे फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो गया था। और इसी पैसे के दम पर इसने आर्मी भी बड़ी रखनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से इसका बाहुबल बहुत बढ़ गया था और उसके पास मॉडर्न वेपन भी आ गए, जिसकी वजह से ये शत्रुओं पे भारी पड़ रहा था। तो देख रहे हैं कि कैसे ज्योग्राफी ने बिंबिसार को आगे ले जाने में मदद किया है। ठीक, जब बिंबिसार ने ये सारे काम कर लिए तो बिंबिसार को लगा कि चलो शादी ब्याह भी कर लेते हैं, शादी ब्याह करेंगे फायदे होंगे, है ना। अब शादी की बात की जाए तो बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार ने कुल 500 शादी की है। प्रभु धन्य हो, है ना। कहाँ थे आपके चरण? लेकिन 500 नहीं की है, 500 कहावत के तौर पे कहा जाता है, लोग के टोंट मारने की तरह तो कहते हैं कि 500 शादी की हैं। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि 500 नहीं, कम से कम 3 शादी की है तो कंफर्म है। 500 क्लेम किया जाता है लेकिन 3 शादी की विटनेसेस मिलते हैं। वो शादियां कहाँ कहाँ की थी पहले ये समझ लीजिए। शादी जो पहले की है वो की है अपने कंपटीटर के साथ में। ये जो वज्जी नजर आ रहा है ना, वज्जी जो याद होगा कल मैंने बताया था, इनके 5 शत्रु राज्य हैं। एक वज्जी है, एक आपका अवंती होगा, एक आपका वत्स्य होगा और एक कौशल स्टेट होगा। याद आया? तो सबसे पहले शादी कहां कर रहा है? वज्जी स्टेट के साथ में। ये जो वज्जी स्टेट है ना, वज्जी जो मगध का दुश्मन भी है, मतलब दुश्मन इस सेंस में कि वो कॉम्पिटिटर है मगध का। तो वज्जी के राजा कौन थे? चेटक। वज्जी के राजा क्या नाम था? चेटक। वज्जी के राजा का नाम क्या है? तो वज्जी के राजा का नाम है चेटक और इनकी बहन का नाम क्या है? चेलेना। नोट कर लीजिएगा, इनकी बहन का नाम क्या है? चेलेना। तो बिंबिसार ने शादी किससे की थी? बिंबिसार ने चेलेना भाभी से शादी की थी। समझ में आया? तो क्या इसने अपने शत्रु की या अपने कंपटीटर की बहन से शादी कर ली? अगर कंपटीटर की बहन से शादी कर ली तो अब वज्जी के लोग चाह के भी आसानी से मगध पर आक्रमण कर नहीं पाएंगे और ना किसी को करने देंगे। तो बिंबिसार सेफ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि वज्जी राज्य की राजकुमारी बिंबिसार के साथ भी हाली है। ठीक, और आप भी सोचोगे कि वज्जी संघ के लोगों ने ऐसा क्यों किया? अरे कोई भी आदमी होगा वो चाहेगा ना कि उसकी बहन बेटी जो है वो किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, किसी योग्य वर्ग के साथ भी आए, इसीलिए। ठीक, दूसरा देखोगे कि इसने दूसरा विवाह जो किया था
वो किया था कौशल स्टेट के साथ। जो कौशल के राजा है उनका नाम है प्रसेनजीत। कौशल के राजा का नाम क्या है? देखिए, अब जब मिटा रहे थे मिट नहीं रहा था, और जब नहीं मिटा रहे हैं तो मिटने लगा। देखो अब गुस्सा आ गया, नहीं कह रहे नहीं मिटेंगे, जाओ। तो कौशल के राजा का नाम क्या है? कौशल के राजा का नाम है प्रसेनजीत। क्या नाम है? प्रसेनजीत। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या है? महाकोशला। क्या नाम है? महाकोशला। नोट कर लीजिएगा, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या है? महाकोशला। प्लीज नोट ध्यान रखिएगा, कौशल से बना है महा। देखिए प्रसेन, जो प्रसन्न रहेगा वो जीतेगा, जो प्रसन्न रहेगा वो जीतेगा, दैट इज प्रसेनजीत। याद हो गया ना? और महाकोशला, कौशल से बना है कोशला, समझ में आया? तो प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या है? महाकोशला। तो अब देखिए, इसने अगली शादी कहाँ की है? बिंबिसार ने अगली शादी जो की है वो कौशल स्टेट की राजकुमारी महाकोशला के साथ में की है। कौशल स्टेट की जो राजकुमारी है महाकोशला, उनके साथ में दूसरी शादी की है। अब समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर हुआ थॉट प्रोसेस? साथ ही साथ जब कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला का विवाह बिंबिसार के साथ में किया, तो बिंबिसार के साथ शादी करने के बाद जो काशी महाजनपद है ना, काशी महाजनपद जिसके ऊपर कौशल स्टेट ने कब्जा कर लिया था, वो पूरा का पूरा काशी वाला इलाका मगध को दे दिया दहेज के रूप में। क्योंकि लड़की जब आती है तो खाली हाथ नहीं आएगी, कुछ ना कुछ लेकर आएगी। तो काशी जो जनपद, काशी जो महाजनपद था जिसके ऊपर कौशल स्टेट ने कब्जा किया था, वो पूरा काशी का इलाका जो है मगध को दे दिया गया। अब मुझे बताइए कि क्या कौशल चूंकि स्टेट की राजकुमारी बिंबिसार के साथ में बिहाई है, तो क्या कौशल के राजा कभी भी बिंबिसार पे अटैक करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और क्या थर्ड पार्टी को करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो देखा कितनी चालाकी से अपने दुश्मनों को भी अपना फेवर में कर लिया, या अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने फेवर में कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? और मुझे बताइए कि क्या बिंबिसार को काशी जैसा फर्टाइल लैंड मिला कि नहीं मिला? काशी, बनारस, वाराणसी, कितना फर्टाइल लैंड है वहां का। तो पूरा का पूरा फर्टाइल लैंड है। अगर फर्टाइल लैंड मिलता जाएगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो राजा की स्थिति मजबूत होगी, राजा की स्थिति मजबूत होगी तो राजा बड़ी आर्मी रखेगा, राजा बड़ी आर्मी रखेगा तो राजा क्या होगा? ताकतवर होगा। देख रहे हैं कैसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से पहले तो अपने शत्रुओं को, अपने कंपटीटर को अपने फेवर में ला रहा है, दूसरा आर्थिक संसाधन बढ़ा रहा है, तीसरा अपने ऊपर होने वाले आक्रमण की संभावना को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बात क्लियर रखिएगा। और बाद में एक और शादी की थी जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है मद्र डायनेस्टी। नाम क्या है? मद्र। अच्छा, आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें एक वर्ड आता है मद्र नरेश। ये वर्ड कई बार आया है, कभी यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मद्र नरेश आता है। तो मद्र डायनेस्टी थी, और मद्र डायनेस्टी की जो राजकुमारी थी उनका नाम था चेलना। उनका नाम क्या था? चेलना। आपकी जगह चेलना नहीं, छेमा। क्या नाम है उनका? छेमा। तो मद्र कुल जो कि पंजाब वाले इलाके में है, कहां पर है? पंजाब वाले इलाके में है। मद्र डायनेस्टी जो कहां पर है? पंजाब वाले इलाके में है। उनकी राजकुमारी का नाम क्या है? याद रखिएगा, छेमा। खेमा भी कहते हैं, छेमा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और फिर भी याद नहीं होता तो कर लीजिएगा, छेना रसगुल्ला कर लीजिएगा। छेना रसगुल्ला कर लेंगे, याद रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसने बहुत सारे वैवाहिक संबंध बनाए थे ताकि इस पर आक्रमण ना हो, कॉम्पिटिटर्स के फेवर में आ जाएं। तीसरा, लड़की आएगी दहेज लेकर आएगी। चौथा, अब आप पूरा देखिए, ये बेल्ट, ये जो पूरा बेल्ट नजर आपको आ रहा है, ये बेल्ट नजर आ रहा है, ये देख पा रहे हैं? अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं तो हाईलाइट करने के बाद आप शायद बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो आप बेल्ट देख पा रहे हो, ये तो मिटेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ये जो बेल्ट आप देख पा रहे हो, कौशल से, काशी से, मगध से लेकर वज्जी तक का, इस पूरे राज्य में स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? क्यों रहेगी स्टेबिलिटी? इस पूरे राज्य में स्टेबिलिटी इसलिए रहेगी कि भाई कौशल मगध पे अटैक कर नहीं पाएगा, वज्जी अटैक कर नहीं पाएगा, काशी मगध का हो चुका है। तो अगर इस पूरे बेल्ट में स्टेबिलिटी रहेगी, स्थायित्व रहेगा, युद्ध वगैरह नहीं होंगे, तो व्यापार घटेगा कि बढ़ेगा? सर स्वाभाविक सी बात है, व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो राजा की स्थिति कमजोर होगी कि ताकतवर होगी? ताकतवर होगी। समझ में आया? कितने दिमाग से अपने कामों को बिंबिसार चला रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको यही समझना है, डिप्लोमेसी समझनी है, तब जाके इतिहास आपको लगेगा कि जो कुछ हो रहा है बहुत
बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर इतिहास रटने का विषय बन जाता है। इसी क्रम में बिंबिसार के बारे में एक और बात कहते हैं। बिंबिसार जब ये सारे वैवाहिक संबंध बना रहा था तो इसी क्रम में इसकी एक नगर वधू थी, नाम याद रखिएगा, बिंबिसार की एक नगर वधू थी। मैं लिख देता हूं नगर वधू। तो बिंबिसार की नगर वधू जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वैश्या। तो बिंबिसार की एक वैश्या थी, उसका नाम था शालवती। क्या नाम था? शालवती। नोट कर लीजिएगा, इनकी वैश्या का नाम क्या था? शालवती। इसी शालवती से इनको बेटा हो गया था। क्या हो गया था? बेटा हुआ था। उस बेटे का नाम क्या था? याद रखिएगा, जीवक। क्या नाम है? जीवक। तो अब चूंकि बिंबिसार की वैश्या कौन है? शालवती। शालवती से क्या हुआ है? बेटा हुआ है। बेटे का नाम क्या है? जीवक है। इतना समझ में आ गया। अब एक बात समझ में आता है कि बिंबिसार का बेटा कौन है? जीवक। लेकिन ये वैध नहीं है, अवैध सन है, अवैध बेटा है। अवैध मतलब जो लीगल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अवैध बेटा है। कौन है? जीवक है। याद रखिएगा, अवैध बेटा है। कौन है? जीवक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अवैध बेटा है मतलब लीगल नहीं है आदमी, क्योंकि अवैध बेटा है। ठीक है, अब चूंकि बेटा तो है ही अवैध ही सही, इसीलिए बिंबिसार को लगा कि जीवक को हमें पढ़ाना चाहिए। इसीलिए जीवक को पढ़ाने के लिए बिंबिसार ने अपने बेटे जीवक को पढ़ाने के लिए उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? तक्षशिला। देखिए तक्षशिला क्या है? जगह का नाम है। तक्षशिला क्या है? जगह का नाम है। जहां गांधार पड़ता है ना, उसी गांधार में पड़ता है तक्षशिला। और तक्षशिला नामक जगह पर क्या बना है? विश्वविद्यालय। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। आगे जाके इसी विश्वविद्यालय के अध्यापक बनेंगे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य तथा जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में जीवक पढ़ाई करते हैं। किस चीज की पढ़ाई करते हैं? याद रखिएगा, मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं। किस चीज की पढ़ाई करते हैं? याद रखिएगा, मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं। किस चीज की? मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं। अच्छा सर, उस जमाने में मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती थी? बिल्कुल होती थी। आपने समझ क्या रखा है भारत के विश्वविद्यालयों को? भारत के विश्वविद्यालयों के अंदर मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती थी। और मेडिकल साइंस की पढ़ाई के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अथर्ववेद के अंदर। हमारे पास अथर्ववेद पढ़िएगा तो उस मेडिकल साइंस के बारे में लिखा हुआ है। आप जब आयुर्वेद पढ़िएगा तो उसमें मेडिकल साइंस के बारे में लिखा है। चूंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है, इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई हो रही है। और बाद में जीवक ने मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद ये डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर बनने के बाद बिंबिसार इन्हें अपना राजवैद्य, कि चलो भैया राज परिवार में कोई भी खराब होगा, बीमार होगा, तुम ठीक करोगे। और आगे जाके यही जीवक ने गौतम बुद्ध का इलाज भी किया था। ये कहानी मैंने दोबारा सुनाई थी आपको कि आगे जाके इसी जीवक ने गौतम बुद्ध का इलाज किया था। अब देखो दोस्तों, हो क्या रहा है? अब ये हो रहा है कि एक तरफ जो बिंबिसार है वो मैट्रिमोनियल अलायंस बना रहा है। क्या बना रहा है? अपने आप को आगे ले जाने के लिए वैवाहिक संबंध बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जब वो मैट्रिमोनियल अलायंस बना रहा था, वैवाहिक संबंध बना रहा था, तो इधर इनके जो दो कॉम्पिटिटर है, अवंती और वत्स्य, अवंती और वत्स्य को लगा कि यार सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये लोग तो ताकतवर होते जा रहे हैं। और अगर ये ताकतवर हो गए तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल आक्रमण करेंगे। तो क्या करें? इन दोनों ने हाथ मिला लिए। इन दोनों ने क्या कर लिए? हाथ मिला लिए। और अवंती के जो राजा थे, जिनका नाम था चंड प्रद्युत, नाम नोट कर लीजिएगा। अवंती के जो राजा थे जिनका नाम था चंड प्रद्युत। क्या नाम है? चंड प्रद्युत। नाम फिर से बोलिए, चंड प्रद्युत। ठीक है, कैसे याद रहेगा? एसीपी प्रद्युमन, याद है ना? प्रद्युतमन, एसीपी प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है वही वाला, एसी प्रद्युमन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंद प्रद्युत ने अपनी बेटी, उसका नाम क्या है? वासवदत्ता। याद रखिएगा, वासवदत्ता। याद रखिएगा, चंद प्रद्युत ने अपनी बेटी वासवदत्ता की शादी किसके साथ में की थी? वत्स्य के राजा उद्यन के साथ में कर दी थी। वत्स्य के राजा उद्यन के साथ में कर दी थी। और बाद में इन दोनों के संबंधों पर महाकवि भास ने, नाम नोट कर लीजिएगा, महाकवि भास ने एक किताब भी लिखी हुई है। उस किताब का नाम है स्वप्न वासवदत्ता। देखते ही इसको प्रेम हो गया था इसके साथ।
स्वप्न वासवदत्ता या ड्रीम ऑफ वासवदत्ता, ड्रीम ऑफ वासवदत्ता या स्वप्न वासवदत्ता, जिसमें वत्स्यराज उद्यन और चंड प्रद्युत की बेटी वासवदत्ता के प्रेम संबंधों पर आधारित है किताब। समझ में आ गया? बट ये तो कहानी है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों आखिरकार अवंती और वत्स्य आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि कौशल को, मगध को और वज्जी स्टेट को काउंटर किया जा सके, रोका जा सके। बात समझ में आ रही है? डिप्लोमैट समझिए कि इधर वो रिलेशन बना रहे हैं, उधर वो रिलेशन बना रहा है। इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में जो अवंती के राजा है चंड प्रद्युत, इनको एक बार पीलिया हो गया। क्या हो गया? पीलिया, ज्वाइंटिस हो गया। और जब इन्हें पीलिया हो गया, ज्वाइंटिस हो गया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये भगवान के पास में चले जाएंगे। ऐसे में क्या करें? ऐसे बिंबिसार को पता चला, बिंबिसार को जब पता चला कि यार चंड प्रद्युत को पीलिया हो गया, डॉक्टर्स ने हाथ खींच लिए हैं, लगा कि मुझे मदद करनी चाहिए, जिसका परिणाम था कि जो जीवक है ना बिंबिसार के अवैध पुत्र, जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, जो बिंबिसार के राजवैद थे, उनको भेजा चंड प्रद्युत के पास। और चंद प्रद्युत को भेजने के पास में इनका इलाज करवाया। जीवक गए थे, फिर इनका इलाज किया था, और इलाज करने के बाद में चंद प्रद्युत बच गए थे। अब ऐसे में अगर आपने मरते हुए आदमी की जान बचाई है, खासकर अपने कॉम्पिटिटर की, तो आपका वो हमेशा फेवर करेगा। ये होती है कूटनीति, ये है डिप्लोमेसी, कि बड़ी चालाकी से अपने शत्रु को भी अपने फेवर में कर लिया। समझ में? इस तरीके से साम दाम दंड भेद करके बिंबिसार ने अपने राज्य को चलाया और धीमे धीमे अपनी ताकत को बढ़ाया। इसी क्रम में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बड़ा हो गया था, और जब अजातशत्रु बड़ा हो गया तो अजातशत्रु ने कहा पिताजी गद्दी से हट जाइए। और याद रखिएगा, अजातशत्रु जो हैं, जो बिंबिसार के बेटे हैं, वो बड़े हो गए हैं। और जब वो एक गवर्नर, जब वो एक राजकुमार थे, तो राजकुमार के तौर पर वो कहां पे सर्व कर रहे थे? आपको याद है? अंग महाजनपद। अगर आपको मैं दिखाऊं अंग महाजनपद, देखिए ये जो अंग महाजनपद देखा होगा ना, अंग महाजनपद, ये अंग महाजनपद, इस पे आगे जाके मगध ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अंग राज कर्ण, वही अंग है, ये अंग के ऊपर मगध ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, क्लियर होगा। और बाद में अंग का गवर्नर बनाया था अजातशत्रु को। इधर अजातशत्रु काफी बड़े हो गए हैं। अजातशत्रु इतने बड़े हो गए हैं कि पिताजी को बोल रहे हैं कि पिताजी गद्दी को खाली कर दीजिए, है ना। पिताजी बोल रहे हैं कि अभी तो हम जवान हुए हैं, है ना, और जब हम मर जाएंगे तब आप ले लीजिएगा, है ना। तो कुछ साल बीते, फिर पिताजी को बोला कि यार पिताजी गद्दी दे दीजिए। पिताजी ने बोला सत्ता, मतलब जब हम मर जाएंगे सत्ता ले लीजिएगा। ये बार बार बोल लेते कि जब मर जाएंगे सत्ता ले लीजिएगा, जब मर जाएंगे सत्ता ले लीजिएगा। तो अजातशत्रु ने कहा शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, लीजिए चाकू और दे दीजिए पेट में। समझ में आया कि नहीं आया? अजातशत्रु ने क्या कि अजातशत्रु ने सत्ता पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी? बिंबिसार की हत्या कर दी। और बाद में एक काम और हुआ, बाद में अजातशत्रु का बेटा था उदयन ने भी सत्ता पाने के लिए अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया था। उसके बाद में उदयन के बेटे अनिरुद्ध के बेटे मुंड ने, और मुंड के बेटे नागदशक, इस खानदान के सभी लोगों ने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या की है। इस खानदान के सभी लोगों ने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या की है। इसीलिए इतिहास के पन्नों में से क्या कहते हैं? इसीलिए इतिहास के पन्नों में हर्यक वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश, पिता की हत्या करने वाला वंश। पितृहंता मतलब पिता, पितृ मतलब होता है पिता, हत्याहंता मतलब होता है हत्यारा। पितृहंता वंश कैसे हैं? पिता की हत्या करने वाला वंश कहते हैं। आशा करता हूं कि इतना आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। बिंबिसार की अगर बात की जाए तो बिंबिसार के बारे में एक शब्द नोट कर लीजिएगा। बिंबिसार के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है श्रेणिक। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी किताब पूछ लेता है। बिंबिसार के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो है श्रेणिक। श्रेणिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा किया था।
तो बहुत सारी आर्मी को इसने अपने में इंक्लूड किया था, तो सबको क्या किया था, श्रेणीबद्ध किया था, ऑर्गेनाइज किया था, श्रेणीबद्ध किया, ऑर्गेनाइज किया, इसलिए इसको श्रेणिक कहा जाता है। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब चूंकि अजातशत्रु ने सत्ता को पाने के लिए अपने पिताजी को भगवान के पास पहुंचा दिया है, तो अगला टॉपिक कौन है, अजातशत्रु। टॉपिक कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है इतिहास में, वो है कोणिक। क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कोणिक। कोणिक का मतलब क्या होता है, जिसकी एक आंख सही ना हो। कोणिक, कोणिक समझ में आ रहा है, एक आंख की सही नहीं थी, कोणिक कहते हैं इसको हम लोग, या आंख सही ना हो, ये बिल्ली जैसी आंख, उसको बोलते हैं कोणिक। तो अजातशत्रु को कोणिक भी कहा गया है। अब क्या हुआ, अजातशत्रु ने जब सिंहासन पाने के लिए पिताजी को भगवान के पास पहुंचा दिया, तो इनकी जो मदर है ना, मतलब जैसे क्षेमा है, आपको नाम याद आना चाहिए, ये देखिए, जैसे ये कौन कौन सा, क्षेमा है ना, जिन्हें छिनसगुल्ला बोला था, महाकोशला है ना। उसके बाद में देखो ये एक और दिखाता हूं मैं आपको, एक और पत्नी थी, कहां गई पत्नी, चेलना, ये 3 पत्नियां, इनके पति को मत डाला है, तो तीनों के तीनों नाराज हैं। अब एक बात और मन में एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, इतिहास में क्लियर नहीं है कि अजातशत्रु की मां कौन थी। वो वज्जी नरेश, वज्जी की राजकुमारी चिल्ला से पैदा हुआ था बिंबिसार को, या कौशल की राजकुमारी महाकोशला से पैदा हुआ, ये क्लियर कट नहीं है। साफ बात, समझ में आ गया। बट दोनों में से किसी में एक से हुआ था, ये क्लियर है, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा डिबेट है, इसलिए आपको वो डिबेट में रचने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ है सर, कि जो महाकोशला है, चेलना है ना, क्षेमा है, वो सब नाराज हो रही है कि देखो तुमने हमारे पति देव को मार दिया, तुमने अपने बाप को मार दिया, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, ऐसी कौन सी बात होती है। तो अजातशत्रु ने कहा, देखो मम्मी, देखिए बड़ी माँ, छोटी माँ, मम्मी लोग, एक खून किया है, लगे हाथ 3 और खून कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रहना है तो आराम से रहिए, नहीं तो अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के ऐसे निकल लीजिए बहुत तेज। ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ऐसे ही बात करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में ये क्षेमा जो मध्य नरेश की मध्य कुल की रहने वाली थी, ये भागी भागी अपने भैया के पास पहुंची। तो मध्य नरेश ने कहा कि यार देखो, तुम हमारे पास रहो, पागल आदमी जो शत्रु है, पिता को तो मार चुका है, लगे हाथ हम दोनों निपटा देगा, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्षेमा के भाई ने अपना हाथ खींच लिया, तो ये वहीं चली गई वापस। फिर जो कौशल नरेश है की जो राजकुमारी थी महाकोशला भी रोते रोते पहुंची भैया के पास। भैया का नाम क्या है, प्रसेनजीत। कौशल के राजा का नाम क्या है, प्रसेनजीत। तो कौशल के राजा की भी देखिएगा, माफ कीजिएगा एक सेकेंड। तो क्षेमा, जब याद रखिएगा, सिक्वेंस बना के बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो क्षेमा की अगर बात की जाएगी, तो क्षेमा की हेल्प करने से उनके भाई ने मना कर दिया था। अब बारी किसकी है, अब रोते रोते कौन पहुंच रही है, अब रोते रोते पहुंच रही है महाकोशला। कौन पहुंच रही है, महाकोशला। जब महाकोशला पहुंच रही है, महाकोशला रोते रोते पहुंचती है अपने भैया प्रसेनजीत के पास में, तो प्रसेनजीत जो है आग बबूला हो जाते हैं। प्रसेनजीत को पता चलता है कि उसके दामाद को मार दिया गया है ना, दामाद को मार दिया गया है, हमारी बहन के संग बदतमीजी हुई है। प्रसेनजीत ने आनंद फानंद में फोन उठाया और मिलाया, फोन था उस जमाने मान लेते हैं। तो प्रसेनजीत ने फोन मिलाया, बोला देखो अजातशत्रु, अपनी औकात में रहो, तुमने हमारे दामाद को मार दिया, तुमने हमारी बहन के संग बदतमीजी की है। अजातशत्रु बोला, देखिए मामा जी, एक खून तो किया ही किया है, लगे यहाँ दूसरा भी कर दें, कोनो दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको धमकी दे रहे हो। बोला हाँ धमकी दे रहे हैं, ऐसा समझे, बिल्कुल ऐसा ही समझिए। समझ में आ रहा है। तो क्या था, जब ऐसी बात आ गई तो फिर जो प्रसेनजीत हैं, उन प्रसेनजीत ने क्या कर दिया, प्रसेनजीत ने मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब मगध पर जब आक्रमण किया तो अजातशत्रु भी खाली बैठने वाला नहीं था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अजातशत्रु के पास में अच्छी खासी आर्मी, अच्छे खासे रिसोर्सेस हैं, बड़ी आर्मी, बड़े रिसोर्सेस हैं। उसने आसपास की एरिया पे कब्जा करके बैठा है, वो ताकतवर आदमी है। अजातशत्रु ने भी प्रसेनजीत पर आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो प्रसेनजीत हारने लगे तो उनको अपमान का एहसास हुआ। तो प्रसेनजीत ने युद्ध रोक दिया। बोला अरे भांजे,
हम तुमको चेक कर रहे थे। बोला मतलब ये है, देखो भैया, हम अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। हमारी बेटिया का नाम है वाजिरा। हमारी बिटिया का नाम क्या है? वाजीरा। इसके लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे और तुम सत्ता पे बैठे हुए थे, सिंहासन बैठे हुए थे। तुम तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम उस सिंहासन में बैठने के काबिल हो कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो इंसान हो, है ना। और हम चाहते थे कि हमारी बिटिया की शादी हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें चेक करना था, इसीलिए हमने तुम्हारा संग युद्ध छेड़ा था। देख रहे हैं। और बाद में प्रसेनजीत ने अपनी बिटिया वाजिरा की शादी किसके साथ में कर दी? अजातशत्रु के साथ में कर दी। देख रहे हो भैया क्या गेम चल रहा है। एक बात और ध्यान रखो, दहेज के रूप में क्या दिया? दहेज के रूप में काशी का जो क्षेत्र था ना, जो बचा कुचा था, वो भी दे दिया। पूरा काशी तुम्हारा, है ना। कुछ और एक्स्ट्रा क्षेत्र दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? तो छेलना और महाकौशला का मैटर समेट गया। महाकौशल मतलब प्रसेनजीत को समझ में आ गया था कि वो मगध से मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर एक और थी, आपको याद आया, जो थी उनका नाम था चेलना। जो अलग है चेलना, छेमा अलग है, चेलना अलग है। चेलना कौन है? ये वज्जी के राजा की बहन है। वज्जी स्टेट के राजा का नाम क्या है? चेटक। ये चेटक की बहन है चेलना। बहुत सही। चेलना रोते रोते पहुंची। चेटक जैसी चिल्ला रोते रोते पहुंची चेटक के पास में, रोई जा रही, चुप्पी नहीं हो रही। बोला ए चुप करो, पट। रोई जा रही। बताओ क्या हुआ? भैया मार दिया है आपके दामाद को। हमको बोला हमको मार डालेगा। कौन मार डालेगा? बोला अजातशत्रु मार डालेगा। उसकी इतनी हिम्मत? फोन मिला है अजातशत्रु, तुम हमारे दामाद को मार दिए, तुम्हारी बहनिया को मार दोगे? बोला हाँ मार देंगे, एक को मार दिया है, 2 को और मार देंगे। ज्यादा ना बोली, आपको मार देंगे। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बोला ऐसे ही बात करते हैं। समझ में आ रहा है? फोन रख दिया। समझ में आ रहा है? अब अजातशत्रु बोल तो दिया है कि तुम कि चेटक को मार देंगे, लेकिन अजातशत्रु आगे फंस गया है। क्यों फंस गया है? अजातशत्रु को पता था कि यार ये लोग 8 लोग हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि वज्जी एक नहीं, वज्जी 8 लोगों का ग्रुप है। याद आया? 5, 6, 7, 8। इस पर 8 अलग अलग वंश के लोग, इस पर 8 अलग अलग वंश के लोग मिलकर एक साथ शासन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए उसको वज्जी संघ कहते हैं। अजातशत्रु को पता है कि अगर वज्जी अटैक किया, वो 8 के लोग हम पर आक्रमण कर देंगे तो हम पिट सकते हैं। तो अजातशत्रु फंसा हुआ है, सोच रहा है क्या करें। वज्जी से तुरंत पंगा लेने की स्थिति में, तो हम नहीं है। अब क्या करें? तो अजातशत्रु ने अपने 2 खास मंत्रियों को बुलाया। 2 खास मिनिस्टर्स को बुलाया। एक का नाम क्या है? एक का नाम है वत्स्यकार। बेटा वत्स्य तुम्हें क्या मिलेगी? आगे जाके कार मिलेगी, वत्स्यकार। और एक का नाम क्या है? सुनीति। क्या नाम है? सुनीति, है ना। सुनो जी, तुमको क्या मिलेगी? आगे जाके कार मिलेगी। तो वत्स्यकार और सुनीति, याद रखिएगा, वत्स्यकार सुनीति कौन है? ये जो है अजातशत्रु के 2 खास मंत्री का नाम कई बार पूछा गया है। अब वत्स्यकार सुनीति को जब बुलाया अजातशत्रु ने, तो अजातशत्रु ने पूछा, वत्स्यकार सुनीति मुझे बताओ कि कैसे मैं वज्जी स्टेट को हरा सकता हूं। सुनीति ने कहा कि महाराज थोड़ा समय दीजिए, हम आपको सोच के बताते हैं। बोला ठीक है, जाओ सोच के बताना। फिर पूछा वत्स्यकार तुम बताओ। तो वत्स्यकार ने बोला महाराज देखिए, वो ठहरे 8, आप ठहरे अकेले, गिरा के मारे जाएंगे। बोला पगला गए हो क्या? हमारे दरबार में बैठे हुए हो, हमारे मंत्री हो, और हमको बता रहे हो कब मारे जाएंगे? सुनो वत्स्यकार, हमको 2-3 दिन के अंदर बताओ कि कैसे वज्जी स्टेट को हराया जा सकता है, और अगर तुम हमको नहीं बताए समझ लेना तुम गए। वत्स्यकार सोचो ये क्या बोल दिए। अब वत्स्यकार सोच रहा कैसे पता करें। तो अजातशत्रु ने बोला परेशान मत हो, बुद्ध के पास जाइए, उस समय के सबसे बड़े विद्वान हैं। बुद्ध के पास पहुंचे, बोले प्रभु रास्ता बताइए, कैसे संघ को हरा सकते हैं। तो वत्स्यकार को बुद्ध ने बताया कि देखो, किसी भी संघ को हराने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो संघ है, इसीलिए वो मजबूत है। अगर इनके बीच में मतभेद पैदा कर दिया जाए, इनको अलग अलग कर दिया जाए, तो इनको हराना आसान हो जाएगा। ये बात मैंने बताई थी, वही हुआ।
वत्सकार ने इन राज्य के बीच में, वज्जी संघ के बीच में लोगों को बहुत ज्यादा राज्यों जो संघ, जो डायनेस्टीज, उनके बीच में बहुत सारे मतभेद क्रिएट किए। इतने मतभेद क्रिएट कर दिए कि वो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे। और जब वज्जी संघ अंदर से खोखला हो गया तब वत्सकार ने कहा, महाराज वक्त आ चुका है वज्जी पर अटैक करने का। तब अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने पूरी ताकत के साथ वज्जी पर अटैक किया। और इस आक्रमण के दौरान ही अजातशत्रु ने जब वज्जी स्टेट पर आक्रमण किया, 2 हथियारों का पहली बार इस्तेमाल किया जो कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे थे। एक का नाम है महाशिला कंठक। एक का नाम क्या है? महाशिला कंठक। क्या नाम है? महाशिला कंठक। महाशिला कंठक। और एक का नाम क्या है? रथ मूशल। एक का नाम क्या है? रथ मूशल। याद रखिएगा, महाशिला कंठक। कैसे याद रहेगा? देखो, महा मतलब होता है बड़ा, महा मतलब होता है बड़ा, भैया आ जाना। शिला मतलब होता है चट्टान, बड़ा सा पत्थर। अब बड़ा सा पत्थर है, और कंठक मतलब होता है फेंकने की मशीन। अब सोचो कि बड़ा सा पत्थर है, फेंकने की मशीन है। अब बड़ा सा पत्थर पूरी ताकत से फेंके, जैसे बाहुबली देखी है ना, बाहुबली देखी है ना, अगर आपने बाहुबली देखी होगी, इसमें क्या होता है? बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं, उसमें बड़ा सा पत्थर फेंका और बड़ा पत्थर ऊपर भाव से पड़ा तो क्या होगा? तुम्हारा चटनी बन जाएगा। समझ में आया? और रथमूशल क्या होता है? रथमूशल का मतलब होता है, ये रथ होता है ना, रथ के आगे लगी होती है ब्लेड्स, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे 10-12 सैनिक लड़ने दुश्मन के, है ना, आ रहे हैं, तो आपने क्या रथ को घुमा दिया, जैसे जैसे कहे टिक 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 टिक, समझ, जो जो टकराए रथ से वो चकनाचूर हो जाएगा। मतलब रथ से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, रथ से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। बस एडवांस वेपन। इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से इसने बड़े महाजनपद को भी क्या किया? धराशायी कर दिया। देख रहे हैं। और कोशल स्टेट भी कहीं ना कहीं अब कमजोर पहले से ज्यादा पड़ने लगा था। सबको इतना समझ में आया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे प्रश्न को डील किया जाता है। इसी बीच में अजातशत्रु जब ये सारे काम कर रहा है तो गौतम बुद्ध की मृत्यु भी होती है। ये वही वक्त है जब गौतम बुद्ध की क्या हो रही है? ये वही वक्त है जब 483 BC में गौतम बुद्धा की क्या होती है? गौतम बुद्ध की डेथ होती है। और गौतम बुद्ध की डेथ कहां पर होती है? तो याद रखिए, गौतम बुद्ध की डेथ होती है कुशीनगर में, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अगर गौतम बुद्ध की मौत अजातशत्रु के समय हुई है, इसका मतलब बुद्धा ने अजातशत्रु को देखा था, या अजातशत्रु के समय के थे। मैंने बताया अजातशत्रु की मुलाकात बुद्ध से हुई है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि बुद्धा के समकालीन शासक कौन कौन थे? बुद्धा के समकालीन शासक कौन थे? कंटेम्पररी रूलर्स, जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय उनके समकालीन शासक कौन कौन से थे? देखो 5 तो आपको पता ही होने चाहिए। देखो, अजातशत्रु थे, बिल्कुल थे। इनके पिता बिंबिसार थे, बिल्कुल थे। प्रसेनजीत थे, बिल्कुल थे। महाराज चेटक थे। महाराज चेटक कहाँ गए? चेटक थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। वत्स के राजा उदयन थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। अवंती के नरेश चंद्रप्रद्युत थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। 6 नाम याद रख लो बस, इसके बाद क्वेश्चन नहीं बन सकता। 6 नाम: अजातशत्रु, बिंबिसार, वज्जी नरेश चेटक, अवंती नरेश चंद्रप्रद्युत, कौशल नरेश प्रसेनजीत और वत्स नरेश उदयन। इन 6 को नाम के अलावा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, गारंटी है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही 6 नाम पूछता है, क्योंकि टाइम लाइन में हमेशा यही 6 नाम इंपॉर्टेंट है। चाहे बुद्धा की दृष्टिकोण से देखिए, चाहे महाजनपद के दृष्टिकोण से देखकर चले आइए। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अजातशत्रु के शासनकाल में इनकी भगवान बुद्धा की मृत्यु होती है। अब चूंकि भगवान बुद्ध ने बहुत सारी बातें बताई हैं, संघ के नियम स्पष्ट करने हैं, कौन कैसे रहेगा सब कुछ बताना है, इसीलिए अजातशत्रु के शासनकाल में क्या बुलाई जाती है? एक मीटिंग बुलाई जाती है, एक संगीति बुलाई जाती है। आप लोग को याद होगा, मैंने पढ़ाया था
मैंने पायत संगीति क्यों बुलाई जाती है बहुत अच्छे से क्लियर किया था। क्योंकि ये संगीति बुलाई जा रही है बौद्ध धर्म के लोगों की, तो क्या बोलेंगे बौद्ध संगति। और चूंकि बुद्ध के मरने के बाद पहली बार बुलाई जा रही है तो क्या बोलेंगे प्रथम बौद्ध संगति। और चूंकि मगध की राजधानी क्या है राजगृह, और राजगृह के राजा कौन है, मगध के राजा कौन है अजातशत्रु, किस वंश के हैं हर्यक वंश के। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब बुलाई जाती है, तो 483 ईसा पूर्व में बुलाई जाती है। कहां बुलाई जाती है, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। किसने बुलाई थी, अजातशत्रु ने बुलाई थी, मतलब अजातशत्रु के शासनकाल बुलाई जाती है। अजातशत्रु किस वंश के हैं, तो हर्यक वंश के हैं। दोस्तों अजातशत्रु पे जितने भी संभावित स्टोरीज है, जितने क्वेश्चंस हैं, इसी के बाहर नहीं जाते हैं। सब कुछ बता दिया जो आपको जानना चाहिए आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अजातशत्रु बड़े हो, अजातशत्रु का बेटा बड़ा हो गया है। अजातशत्रु के बेटे का नाम क्या है, उदयन, माफ कीजिएगा उदयन। क्या नाम है, उदयन। देखिए जो उदयन है वो अलग है। उदयन की स्पेलिंग कौन सी है, उदयन की स्पेलिंग ये है, देखिए आ जाओ, ये देखो उदयन है, ये वत्सराज उदयन है। और मैंने क्या समझाया है, मैंने समझाया आपको उदयन ये अजातशत्रु के बेटे थे। इन्होंने सत्ता को पाने के लिए अपने पिताजी को मार दिया था। ठीक है, उदयन की अगर बात करें तो उदयन जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने इस बात को महसूस किया, क्या महसूस किया, उन्होंने इस बात को समझा कि जो राजधानी है वो क्या है, राजगृह। राजधानी क्या है, राजगृह है। अगर राजगृह है, अगर आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। नॉर्थ इंडिया में आप देखिए जरा सा एक बार, दिख नहीं रहा है मैं जानता हूं, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है बिहार लिखा हुआ है, और आपको जो हरा हरा दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश है। पीला पीला जो है आपका बिहार है, और जो हरा हरा है वो क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलो देखो बहुत सिंपल सी थ्योरी है। जो राजगृह है थोड़ा इधर पड़ता है, जहां मैं डॉट डॉट कर रहा हूं बिहार के अंदर, ये राजगृह इस तरह पड़ेगा। और पाटलिपुत्र जिसको हम पटना कहते हैं थोड़ा इधर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब थोड़ा क्योंकि ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मगध के लोगों ने इस पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल कर लिया, किया है कि नहीं किया है। थोड़ा सेंटर में आना चाहते हैं, थोड़ा सेंटर में आएंगे ताकि बाकी इलाकों को आसानी से रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए इसीलिए इसने एक नया शहर बसाया था। क्या किया था, एक नया शहर बसाया था। उस नए शहर का नाम क्या था, उस नए शहर का नाम था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र शहर बसाने के बाद, पाटलिपुत्र शहर बसाने के बाद उदयन नहीं, मगध की राजधानी जो अब तक क्या थी राजगृह, वो राजगृह से कहां शिफ्ट कर दी, राजगृह शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्र। ये बात ध्यान रखिएगा। बाद में उदयन के बेटे अनिरुद्ध ने उदयन को मार दिया। अनिरुद्ध के बाद में मुंड आ गए, और मुंड के बाद में नाग दशक आ गए। कौन आ गए, नाग दशक। इस तरीके से नाग दशक कौन है, हर्यक वंश के लास्ट रूलर हैं। और बाद में नाग दशक, नाग मतलब होता है सांप, ठीक है, और दशक मतलब होता है बड़ा, 10 साल, बड़ा सांप। ठीक है, तो बड़े सांप की हत्या किसने कर दी, छोटे सांप ने। बड़े सांप की हत्या किसने कर दी, छोटे सांप ने कर दी, शिशुनाग ने कर दी। और शिशुनाग ने जब नाग दशक की हत्या की तो हत्या करने के बाद हर्यक वंश का अंत किया। और हर्यक वंश का अंत करने के बाद मगध के ऊपर एक नए वंश को स्थापित किया। इसका नाम क्या है, शिशुनाग वंश। क्या नाम है, शिशुनाग वंश है। क्या इतना समझ में आया। मतलब शिशुनाग ने अपने ही नाम पर अपने वंश की स्थापना की है, छोटा नाग दैट इज शिशुनाग, छोटा नाग दैट इज शिशुनाग। इतना क्लियर हुआ आपको। एक सेकेंड।
होता क्या है ना सर, लगातार बोलते रहो। तो एक तो गला दर्द होता है, दूसरा एसी चल रहा है बहुत देर से तो ठंडा लगने लगा था। पढ़ाते समय ध्यान रहता नहीं, जब पढ़ाते टॉपिक एंड होने वाला होता तब आता है यार एसी बहुत देर चल रहा है, और नॉर्मल करो 19 पे चल रहा था, बहुत ठंडा लग रहा था। छोटा सा रूम है पूरा स्टूडियो, इसीलिए। शिशुनाग वंश की बात कर रहे थे। शिशुनाग वंश की अगर बात करें, या शिशुनाग की अगर बात करें, तो शिशुनाग वंश के बारे में कहते क्या हैं? इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने अपने नाम पर ही अपने वंश की स्थापना की थी। और याद रखिएगा, मगध पर रूल करने वाला ये दूसरा वंश है, शिशुनाग वंश। ठीक है, ये लोग महादेव के फॉलोवर हैं। किसके फॉलोवर हैं? भगवान शिव के फॉलोवर हैं। ठीक, नाग से ही क्लियर है, महादेव के क्लियर हम फॉलोवर हैं। इनकी खास बात क्या थी? इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने 2 स्टेट्स के ऊपर, शिशुनाग ने 2 स्टेट्स के ऊपर, एक अवंती और दूसरा है वत्स्य। याद है ना, अवंती और वत्स्य। अवंती वत्स्य जो पहले से बहुत धीमे धीमे कमजोर होना शुरू हो गए थे, उनको क्या किया? उनको मगध के अंदर मिला लिया था। तो अब देखिए कि धीमे धीमे मगध क्या कर रहा है, धीमे धीमे मगध जो है आसपास के तभी सभी राज्यों को अपनी सीमाओं में मिलाता चला जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इधर शिशुनाग ने जब शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो इसने सबसे पहले एक और काम किया। सबसे पहले तो अवंती को वत्स्य को मिलाया, दूसरी बार इसने राजधानी चेंज कर दी थी कुछ समय के लिए। इसने कुछ समय के लिए वैशाली कैपिटल बनाया। किसको राजधानी बनाया? वैशाली को। कारण क्या था सर? कारण यह था कि इसने हर्यक वंश के अंतिम शासक को मार दिया था। क्योंकि इसने हर्यक वंश के अंतिम शासक को मार दिया था, तो उस बात का संभावना थी कि जिन लोगों को हर्यक वंश के लोगों से फायदा हो रहा होगा, वो हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। अब इसीलिए अगर हम पाटलिपुत्र में रहेंगे, तो पाटलिपुत्र में रहते हुए तो हमारे लिए गवर्नेंस को चला पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए राजधानी हमें कहीं ना कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए राजधानी कहां लेके जा रहा है? ये वैशाली लेके जा रहा है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए। और वैशाली क्यों लेके जा पाया? क्योंकि आपको याद होगा अजातशत्रु ने वज्जी संघ को हराकर वैशाली पे कब्जा कर लिया था, इसीलिए वैशाली को कुछ समय के लिए राजधानी इसने बनाया था। तो मगध की राजधानी क्या वैशाली थी? यस, मगध की राजधानी वैशाली थी। देखने से लगता है कभी नहीं थी, लेकिन बनी थी कुछ समय के लिए। ठीक है, जो किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था। अब क्या होता है? शिशुनाग के बाद में एक और राजा बनता है इस वंश में। उसका नाम क्या है? कालाशोक। क्या नाम है? कालाशोक। इसे काला होने का बड़ा शौक था। हम काले हैं तो क्या हुआ? दिलवाले हैं, तेरे चाहने वाले हैं। काले हैं तो क्या हुआ? दिलवाले हैं। ये भी शिशुनाग वंश के हैं। कालाशोक के बारे में मैंने बताया था, ये वही कालाशोक है ना, जिनके शासनकाल में 383 बीसी में सेकेंड बौद्ध काउंसिल होती है, जिसको लीड किया था साबक मीर ने। और इसी बौद्ध संगति में पढ़ाया था मैंने कि जो बौद्ध धर्म है वो इंटरनली 2 पार्ट में टूट गया था, स्थविर और महासंघिका। ठीक, आगे सुनते हैं। कालाशोक के शासन की बात की जाए तो कालाशोक के बाद में गद्दी पर बैठते हैं महानंदिन। कौन बैठते हैं? महानंदिन। नोट कर लीजिएगा, महानंदिन। ये महानंदिन कोई और नहीं बल्कि ये शिशुनाग वंश के लास्ट रूलर हैं, है ना। और इन्हीं की हत्या किसने की थी? इन्हीं की हत्या महानंदिन ने की थी। और महानंदिन ने माफ कीजिएगा, इन्हीं की हत्या महापद्मानंद ने की थी। किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। और महापद्मानंद ने इनकी हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश का अंत किया था। और शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद मगध पर एक नए वंश को स्थापित किया, इसको बोलते हैं नंद वंश। ये मगध पर रूल करने वाला तीसरा वंश है। ठीक है, याद रखिएगा, मगध रूल करने वाला तीसरा वंश है। और चूंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पुराण कहते हैं कि इस पे 9 शासकों ने शासन किया है, लेकिन इतिहास में केवल 2 ही का नाम प्रामाणिक है। लेकिन फिर भी पुराण कहते हैं कि चूंकि इस पे 9 नंद शासकों ने शासन किया है, इसीलिए इसको 9 नंद भी कहते हैं। और खास बात यह है कि जो नंद वंश है वो किस तरफ अपना झुकाव दिखाएगा? भगवान महावीर की तरफ। ये जैन धर्म के फॉलोवर हैं नंद वंश के लोग, जिसके संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। कौन है? महापद्मानंद। महापद्मानंद के बात करें तो महापद्मानंद के बारे में 2-3 उपाधियां हैं, प्लीज ऐसे नोट कर लीजिएगा। महापद्मानंद के बारे में 2-3 उपाधियां, टाइटल्स एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं।
क्या क्या उपाधियां हैं? उपाधि मतलब टाइटल्स जो महापद्मानंद ने ली हैं। वो कहता है कि मैं सर्व शत्रांतक हूं, मैं सर्व शत्रांतक हूं। सर्व शत्रांतक का मतलब क्या होता है? कहता है कि सर्व शत्रांतक का मतलब होता है, सर सिंपल सी बात है, सर्व मतलब होता है सभी, शत्र मतलब होता है क्षत्रिय। मैं सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला हूं, मैं सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला हूं, दैट इज सर्व शत्र अंतक, मैं सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला हूं। क्यों ऐसा करता है? ठीक है, और एक बात और, मैं सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला हूं, पहला समझ में आया, समझाता हूं और भी समझाऊंगा मैं आपको। एक और उपाधि है अपरो पशु राम, कहता है कि मैं दूसरा परशुराम हूं। अपरो मतलब क्या हो गया? अपरो का मतलब हो गया दूसरा, अपरो का मतलब क्या हो गया? दूसरा, मैं दूसरा परशुराम हूं, है ना। क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर सभी क्षत्रियों का, इस पृथ्वी पर अगर सभी क्षत्रियों का अंत किसी ने किया तो भगवान परशुराम ने किया था। तो मैं क्या हूं? मैं जो हूं भगवान परशुराम जैसा हूं, जिसने सभी क्षत्रियों को मार दिया। क्यों? क्योंकि नंद वंश के बारे में कहते हैं कि जो नंद वंश के लोग थे वो शूद्र क्लास से बिलोंग करते थे। और आप जानते हो कि जो हमारे यहाँ वर्णाश्रम सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें नियम था कि शूद्र क्लास का जो आदमी है वो दूसरों की सेवा करेगा। उस समय का कठोर नियम था। उसके बावजूद भी शासन सत्ता में आया तो सभी क्षत्रियों ने कहा कि तुम सत्ता पे कैसे बैठ सकते हो। तो जिसने जिसने विरोध किया उन सबको मार दिया। तो कहा मैं सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, दैट इज सर्व शत्रांतक हूं। और चूंकि पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों का अंत किया था किसने? भगवान परशुराम जी ने। तो कहता है कि मैं परशुराम जैसा हूं। और चूंकि क्षत्रिय एक तरफ नहीं होंगे, क्षत्रिय चारों तरफ होंगे। किस तरफ होंगे? चारों तरफ होंगे। नॉर्थ में भी होंगे, साउथ में भी होंगे, ईस्ट में भी होंगे, वेस्ट में भी होंगे। इसने चारों दिशाओं को जीत कर एक कर दिया। इसीलिए कहता है कि मैं क्या हूं? कहता है कि मैं एक राट हूं। इसीलिए इसने एक राट की उपाधि भी ली है। ये सर्व शत्रांतक भी है, ये अपर परशुराम भी है, ये एक राट भी है। ये टाइटल को आप इस रूप में भी देख सकते हो कि इसने पहली बात तो क्षत्रियों ने विरोध किया, दूसरा मगध जो है ये महापद्मानंद तक के समय तक आते आते, महापद्मानंद के समय तक आते आते, दिखा रहा हूं मैं आपको, महापद्मानंद के समय तक महाजनपदास, एक मिनट रुकिएगा। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। महापद्मानंद के समय तक आते आते क्या दिख रहा है आपको? देखिए स्क्रीन पे दिखना नहीं है। चलो अब ऐसे में बना देता हूं, देखो। महापद्मानंद के समय तक आते आते, ठीक, ये मगध एक पर जहां लाएंगे, मगध है, चैत्य है, मतलब चेदी है, अवंती है, चेदी नहीं है इसमें, मगध है, अवंती है, वत्स्य है ना, ये पूरा जो व्यास नदी पर, व्यास नदी, ये पूरा 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 इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। इस पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। मतलब भारत की एक बड़े पावर, नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया। जो कि शासन करने वाले क्षत्रिय हैं, इसका मतलब इससे क्षत्रियों को हराया है। तब ये कह रहा है कि मैं सर्व शत्रांतक हूं, मैं अपरो परशुराम हूं, मैं चारों दिशाओं को एक करने वाला एक राट हूं। समझ में आ गया? अब क्या हो रहा है कि महापद्मानंद ने उत्तर भारत को जीत लिया था, मतलब इनके पूर्वजों ने, और महापद्मानंद तक आते आते ये नॉर्थ इंडिया के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर चुके थे। अब बारी किसकी है? अब बारी थी साउथ इंडिया की। कहा किसकी बारी? साउथ इंडिया की। और साउथ इंडिया में ये जो जहां मैंने पिंट किया है ये है आपका उड़ीसा। ये क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा जिसको पहले क्या कहते थे? कलिंग कहते थे। क्या कहते थे? कलिंग। याद रखिएगा, उड़ीसा पे इसको पहले क्या कहते थे? कलिंग कहते थे। और कलिंग की बात की जाए तो कलिंग को जीतना मगध के लिए कई मायनों में इंपॉर्टेंट था। क्यों? इसको थोड़ा सा मैं आपको यहां समझाता हूं। एक पन्ना लेता हूं, वापस में जाता हूं, इमेज में जाऊंगा, इस पिक्चर को दोबारा उठाऊंगा, ठीक।
देखो ठीक, देखो भैया, अगर आप ध्यान से देखोगे मैप को, है ना, तो मगध को मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा, ये मगध, मगध के लिए ये जो उड़ीसा वाला इलाका, ये जो बेल्ट है इसको उड़ीसा बोलते हैं। इस बेल्ट को जीतना कई मायनों में दृष्टिकोण, कई मायनों में इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि मगध की जो सीमा है अब बंगाल तक आ चुकी है, इन्होंने बंगाल तक की एरिया को जीत लिया है। अब अगर इन्हें बंगाल के अंदर समुद्री व्यापार निर्विवाद रूप से करना है, निर्विवाद का मतलब होना है बिना किसी रोक टोक के करना है, तो इनको उड़ीसा वाले इलाके पे भी कब्जा करना होगा, वरना उड़ीसा वाले लोग इनको व्यापार में दिक्कत कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको दक्षिण भारत में जाना है, दक्षिण भारत में जाने का सीधा रास्ता कहां से है? वो उड़ीसा से जाता है। और उड़ीसा का आदमी जो कि अलग स्टेट वाला आदमी है, तो आपको जाने क्यों देगा? ये आपकी सेना को दक्षिण में जाने क्यों देगा? तो जाने के लिए आपको रोक टोक करेगा। इसीलिए मगध के लोगों के लिए अब अगली बारी किसकी है? उड़ीसा की बारी है, कलिंग की बारी है। और इसी का परिणाम था कि महापद्मानंद ने क्या किया? महापद्मानंद ने उड़ीसा पे आक्रमण किया। महापद्मानंद ने किस पर आक्रमण किया? उड़ीसा पे आक्रमण किया, ब्रैकेट में कलिंग, या ऐसा बोलो कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, याद रख, कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद कलिंग के लोगों को हराया। कलिंग के लोगों को हराने के बाद कलिंग पर अपना कंट्रोल किया। ठीक है, और कंट्रोल करने के बाद जब वहां से लौट रहा था तो देखा कि भैया यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या है, इसीलिए इसने एक नहर बनवाई थी। नहर का मतलब होता है कैनाल, जो कि आर्टिफिशियल बनती है। उस कैनाल का नाम था भारतवर्ष। क्या नाम था? भारतवर्ष है। बात समझ में आया? भारतवर्ष नामक कैनाल बनाई थी। और बाद में चूंकि वो वहां से लौट रहा था तो देखा कि यहाँ पर भगवान जिन की मूर्ति रखी हुई है। भगवान जिन कौन है? महावीर स्वामी को जिन कहते हैं कि नहीं बोलते हैं? उन्हीं की क्या रखी थी? मूर्ति। भगवान जिन की मूर्ति रखी हुई थी। और जिन की मूर्ति यहाँ क्यों रखी हुई थी? भगवान महावीर की मूर्ति क्यों रखी थी? क्योंकि क्योंकि जो उड़ीसा पर शासन करने वाले लोग हैं वो जैन धर्म को मानने वाले थे। मैंने क्या बोला? उड़ीसा पर शासन करने वाले जो लोग थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए भगवान जैन की मूर्ति बनाई थी। और चूंकि नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद वो भी जैन धर्म को मानने वाला था, इसीलिए वो मूर्ति को वहां से उठाकर कहां ले आया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में ले आया था। समझ में आया कि नहीं आया? कनेक्ट कीजिए कि वो मूर्ति आई कहां से, क्योंकि उड़ीसा के लोग भी जैन धर्म को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा के लोग भी जैन धर्म को मानते हैं। ठीक है, और उड़ीसा के लोग भी, माफ कीजिएगा एक मिनट, उड़ीसा के लोग भी जैन धर्म को मानते हैं। और जो महापद्मानंद है वो भी जैन धर्म को मानता है। इसी का परिणाम था कि इसने क्या किया? इसने जो है उस मूर्ति को उठा लाया। और बात इस पूरी घटना को कि महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण करने के बाद भारतवर्ष नहर बनवाई, भारतवर्ष नहर बनवाने के बाद वहां से लौटते समय भगवान जिन की मूर्ति उठा लाया था। ये सारी बात लिखी है। कहां लिखी है? हुआ क्या था कि जब भारत में मौर्य वंश का अंत हो गया, अभी इसके बाद मौर्य वंश पढ़ोगे ना, तो मौर्य वंश के जब अंत हो गया तो मौर्य वंश के बाद भारत में छोटे छोटे राज्य आए थे। और उसी छोटे राज्य में एक था चेदी डायनेस्टी। कौन सी थी? चेदी डायनेस्टी, जो कि कहां रूल करती थी? उड़ीसा के ऊपर, कलिंग के ऊपर। और इसी के राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था खारवेल। क्या नाम था? खारवेल। क्या नाम था? राजा खारवेल। नाम याद रखना, चेदी वंश के राजा का नाम था खारवेल। और उसी खारवेल ने एक इंस्क्रिप्शन है जो उड़ीसा में मिला है, उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या नाम है? हाथी गुम्फा अभिलेख में उसने लिखवाया है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है? उड़ीसा में है। किस राजा के साथ संबंधित है? खारवेल के साथ संबंधित है। उसमें सारी बातों को लिखवाया है। कैसे याद रहेगा? पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? वेल। पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर वेल। और
सरफेस पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन है? हाथी। तो हाथी के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? वेल से। या वेल के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? हाथी से। समझ में आया? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बहुत ही सुंदर है। हाथी गुम्फा, गुम्फा मतलब केव होता है, जो कि केव की दीवारों पर लिखा है तो क्या बोलेंगे? केव इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। एक वर्ड मैंने मेंशन किया है, अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है किसी हार्ड सरफेस पर यदि खुदा खोद खोद के लिखा जाए, किसी हार्ड सरफेस पर यदि खोद खोद के लिखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अभिलेख। फिर से बोल रहा हूं, किसी हार्ड सरफेस पर यदि खोद खोद के लिखा जाए उसे बोलेंगे अभिलेख। और अगर ये हार्ड सरफेस रॉक है तो क्या बोलेंगे? पत्थर है तो क्या बोलेंगे? शिलालेख या रॉक एडिक्ट। अगर ये गुफा की दीवारें हैं तो क्या बोलेंगे? केव इंस्क्रिप्शन। अगर ये कॉपर की प्लेट है तो क्या बोलेंगे? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो चेदी शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद दौड़ते समय भगवान जिनकी मूर्ति उठा लाए थे, साथ ही साथ उसने भारतवर्ष नहर का निर्माण भी करवाया था। महापद्मानंद के ऊपर जो चीज जाननी थी वो यहां तक कि हम पूरी कर चुके हैं। अब महापद्मानंद के बाद अब जा रहे हैं दोस्तों आगे। महापद्मानंद के बाद क्या हुआ? नंद वंश का अंतिम शासक आया, और उस सबका नाम, उन सबका नाम आपने सुना होगा। नाम है उसका धनानंद। धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक है, ये धनानंद अगर आपको मैं दिखाऊं, एक मिनट लगेगा, धनानंद की बात की जाए। धनानंद बड़ा सुंदर एक एक्टर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में इनका रोल प्ले किया था। ये बने थे धनानंद, मुझे बड़े शानदार कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। ठीक है, एक मिनट सर। ये बने धनानंद बने थे। धनानंद की बात की जाए, ये चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आता था पहले इंडिया टीवी के ऊपर। इन सर ने बड़ा ही सुंदर रोल प्ले किया सम्राट धनानंद का। धनानंद ता धा धई, कहते हैं कि धन से मुझे मतलब है, धन कहीं से भी आए। क्योंकि धन से केवल मतलब है, कहता कि मैं धन का लालची हूं, कहता कि मैं धन का लालची हूं, मैं धन लोलुप हूं, मैं धन का लालची हूं, धन लोलुप हूं, धन लोलुप हूं, धन का लालची हूं, धन लोलुप हूं। अगर राजा जो है धन का लालची होगा तो क्या करेगा? जनता पर टैक्स बढ़ा देगा, जनता पर उनकी क्षमता से ज्यादा टैक्स लगाएगा, है ना। और जनता पे अगर आप हद से ज्यादा टैक्स लगाओगे तो क्या होगा? जनता परेशान हो जाएगी, और इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी उसके मन में बगावत का आग लगने लगेगी। और उस बगावत को हवा किसने दी? उस बगावत को हवा दी थी चाणक्य ने, क्योंकि चाणक्य इन्हीं को समझाने आया था कि धनानंद जागिए। क्यों जागिए? इसलिए जागिए क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमी पर एक आदमी सिरा लेके खड़ा हुआ है, और वो आदमी जो भारत की सीमा पर आ गया था 326 ईसा पूर्व में, वो कोई और नहीं बल्कि वो था अलेक्जेंडर, सिकंदर, जो बहुत दिनों से भारत की सीमा मंडरा रहा था। 327 ईसा पूर्व में भारत की सीमा में प्रवेश करता है, और 326 ईसा पूर्व में मगध की सीमा पे आगे खड़ा हो जाता है। मतलब ये तो पर्शिया तक तो पहुंच गया था, तभी आया था सिकंदर को, ये तभी आया था चाणक्य समझाने के लिए कि मान जाओ। पर माने वाने थे नहीं, सुने वो नहीं थे नहीं, तो सिकंदर आगे बढ़ते हुए 27 में इंडिया में आ गया था, और 26 में ये व्यास नदी पे आके खड़ा हो गया था। याद रखिएगा। उल्टा क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बीसी में खड़े हैं, बीसी में घटनाएं उल्टे तौर पे चलती हैं। तो याद रखिएगा, सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो धनानंद के शासनकाल में हुआ था। धनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, अब सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ उसको हम अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे, बट याद रखिएगा सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो धनानंद के शासनकाल में हुआ था। और धनानंद के बढ़ते हुए अत्याचार का परिणाम ये हुआ कि जनता में काफी बगावत थी, और इसी का परिणाम था चाणक्य ने एक स्टूडेंट को तैयार किया, एक लड़के को तैयार किया, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में पढ़ाया, योग्यतम व्यक्ति बनाया, और बाद में इसी चंद्रगुप्त ने धनानंद की हत्या की, और धनानंद की हत्या करने के बाद भारत में नंद वंश का अंत किया, और भगत के ऊपर एक नए वंश को स्थापित किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मौर्य वंश।
जो कि मगध प्रशासन करने वाला चौथा वंश होगा। अब मौर्य वंश ने क्या रोल प्ले किया है इसके बारे में चर्चा हम आज नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन हम याद रखिएगा, मौर्य वंश को पढ़ाने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि भारत पे कैसे विदेशियों के आक्रमण हुए, क्योंकि विदेशी अगर सिकंदर का आक्रमण नहीं हुआ होता तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थिति वैसी नहीं होती, या धनानंद कमजोर नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ बातें आपको जब विदेशी आक्रमण समझिएगा तो आपको भारत का व्यापार, मौर्य साम्राज्य का सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अब बात करेंगे हम कल, आज वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को बताइए कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास चलता है इस ऐप के ऊपर। अपने दोस्तों को बोलिए कि ज्वाइन करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए, लाइए। आपका प्यार मोहब्बत जितना रहेगा मेरे लिए उतना आसान रहेगा अपनी चीज़ों को करने में, अपनी चीज़ों को आगे ले जाने में। तब तक के लिए शुक्रिया। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कभी होप मत हारिएगा, एग्जाम दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, हिस्ट्री आपको बहुत आसान लगेगी मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।